गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो है हमने बात की थी यहाँ पर इसके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। इस क्लास में हम जो है चर्चा करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ साइलोपसीडा। ठीक है, देखो हमने जो क्लासिफिकेशन का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा एक चित्र बना हुआ है मेरे पीछे। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये उस जमाने का एनवायरनमेंट है जब इंसान धरती पे नहीं थे। ये काल्पनिक एनवायरनमेंट है। उस जमाने की जो वनस्पति है उसके बारे में यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे पौधे तो आज भी मिलते हैं हमें। बिल्कुल, कुछ पौधे ऐसे हैं जो आज भी हमें मिलते हैं। जैसे कि आप इसकी बात करोगे, ये जो पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस तरह के पौधे हमें मिल जाते हैं आजकल। लेकिन उस जमाने में ये इतने भरपूर इनका एनवायरनमेंट था कि सबसे ज्यादा यही पौधे थे जो टेरिडोफाइट्स थे। ठीक है, मतलब ये जो टेरिडोफाइट्स है ये उस जमाने में काफी संख्या में थे। पूरी धरती के ऊपर ये फैले हुए थे, जगह जगह पर ये प्रेजेंट थे। लेकिन उस समय इंसान नहीं हुआ करते थे। तो मैं आपको उस दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ पर जो पौधे हैं वो अलग प्रकार के थे। उनकी क्या स्ट्रक्चर हुआ करती थी, किस तरह के वो पौधे होते थे, ये सब चीजें काल्पनिक है लेकिन प्रमाणित है। ठीक है, काल्पनिक तो है लेकिन कैसी है, प्रमाणिक है। प्रमाणिक इसलिए है क्योंकि हमें इनके जीवाश्म मिले हैं। और जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं वो एक जीवाश्म विज्ञान है। ठीक है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइटा और पेलियोबोटनी जो है वो पढ़ रहे हैं हम। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो जीवाश्मों के आधार पर जो खनन किया गया और जो जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों के आधार पर ये जो पौधे हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए। ठीक है, कुछ पौधे तो कंस्ट्रक्ट किए गए, नए बनाए गए। नए बनाने से मतलब उनके चित्र आवक्स बनाए गए, तैयार किए गए, उनके मॉडल तैयार किए गए। और कुछ पौधे जो है हमें आज भी मिलते हैं। तो उस समय क्या हुआ होगा, देखिएगा। फिर इंसान नहीं थे, पहली बात तो। उस समय क्या थे, डायनासोर जैसे जीव थे, डायनासोर। ठीक है, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, जिस जमाने के पौधों की हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में डायनासोर हुआ करते थे। और ये जो डायनासोर थे, ये डायनासोरों के साथ साथ ये हमारे जो वृक्ष है, जो आपको बड़े बड़े से मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं, वो भी नष्ट हो गए थे। लेकिन इनके जीवाश्म हमें मिले और इन्हें हमने कंस्ट्रक्ट किया। जिस प्रकार से हमने डायनासोर को कंस्ट्रक्ट किया, उसी प्रकार से हमने इनको भी कंस्ट्रक्ट किया। तो हम उस जमाने के अंदर डाइव करने जा रहे हैं, उस जमाने के अंदर डुबकी लगाने जा रहे हैं जिस जमाने में डायनासोर प्लांट पाए जाते थे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि डायनासोर प्लांट कौन से होते हैं, है ना, जनरल साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनासोर प्लांट किसे कहते हैं, तो टेरिडोफाइट को कहा जाता है डायनासोर प्लांट। ठीक है, ये डायनासोर के जमाने के प्लांट है, जिस समय डायनासोर पाए जाते थे। तो ये जो बैकग्राउंड है ये वो दर्शा रहा है कि उस जमाने में किस तरह के पादप हुआ करते थे धरती के ऊपर। ठीक, समझ में आई मेरी बात। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो स्पोर्नी है उसने टेरिडोफाइटा को 5 क्लासेज में डिवाइड किया। पहली क्लास क्या थी उसकी, पहली क्लास थी साइलोपसीडा। क्या थी, साइलोपसीडा। दूसरी क्लास क्या थी, साइलोटॉपसीडा। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, आपको याद होगा, क्योंकि हम अब जो पहली क्लास है उसकी स्पोर्नी की, उस क्लास का अध्ययन हम करेंगे साइलोपसीडा। ठीक है, तो दूसरी क्लास जो थी, उसने जो डिवीजन किया उसमें दूसरी क्लास जो थी वो क्या थी, साइलोटॉपसीडा। क्या थी भाई, साइलोटॉपसीडा, साइलोटॉपसीडा। ठीक है, ये क्लास थी दूसरी वाली, दूसरी क्लास। थर्ड क्लास थी उसके जो उसने की, लाइकोप्सिडा। कौन सी थी, लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लास थी। फोर्थ क्लास जो उसने डिवाइड की वो थी स्फिनोप्सिडा। कौन सी थी, स्फिनोप्सिडा। ठीक है, और फोर्थ क्लास जो थी वो कौन सी थी, टेरोप्सिडा। ठीक है, कौन सी थी, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये क्लास थी। ठीक है, ये थी टेरोप्सिडी या टेरोप्सिडा, एक ही बात है, ये क्लास थी। तो ये 5 क्लासेज में उसने डिवाइड किया। एक तो हमने लिखी दिया साइलोप्सिडा, नंबर 1 तो क्या है, साइलोप्सिडा। तो हम जिस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं ना, वो क्लास हमारी होगी साइलोप्सिडा। तो इसमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि साइलोप्सिडा जो है उसको भी 3 जो है ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया था। 3 ऑर्डर कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा। राइनेल्स, 3 ऑर्डर कौन से थे, राइनियल्स। पहला ऑर्डर था राइनियल्स। दूसरा ऑर्डर इसके अंदर था ट्राई ट्राइमेरोफाइटेल्स, ट्राइमेरोफाइटेल्स। ठीक है, ट्राइमेरो
फाइटेल्स, ये दूसरा ऑर्डर था। और तीसरा ऑर्डर इसके अंदर था आइसोटेरोफाइलेट फाइलेल्स आइसोटेरोफाइलेल्स, ये इसका जो है तीसरा ऑर्डर था। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। तो अब हम जो क्लासिफिकेशन है ना उसी को पढ़ रहे हैं, समझ के चलिएगा आप। क्लासिफिकेशन के बारे में हम सारी जानकारी ले लेंगे कि उसको कैसे क्लासिफाई किया गया था, कैसे क्लासिफिकेशन होता। तो हम स्टार्ट करें अब। साइलोफाइटेल्स जो सॉरी साइलोसिडा जो है, जो साइलोसिडा है उस क्लास को हम पढ़ रहे हैं और उसके हम जनरल कैरेक्टर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह के जनरल कैरेक्टर थे। तो आप ध्यान रखना, हम इस साइलोसिडा के अंदर जिस पादप का सर्वाधिक अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारा राइनियस। राइनियस गण का राइनिया, राइनियस गण का क्या होगा, राइनिया। राइनिया जो प्लांट है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और आपको पता है कि राइनिया जो पादप होता है वो फोसिस प्लांट है। कैसा प्लांट है, फोसिस, जीवाश्मीय पादप, जिसका जीवाश्म हमें मिला और उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वैज्ञानिकों ने उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है, दोबारा से उसको बनाया। और वो कैसा दिखता था, क्या होता था उस जमाने में पौधों के पास में, कि कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से सेक्शन थे उसके अंदर, जाइलम फ्लोएम, पत्तियां कैसी थी, जड़ कैसी थी, तना कैसा था, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि उस समय का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही पुरातन एनवायरनमेंट है, और उसका पता भी हम इसी आधार पर लगाते हैं, किसके आधार पर, जीवाश्म के आधार पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। ठीक है, तो देखिए ये जो साइलोपसीडा है, ठीक है, देखो ध्यान रखना है, साइलोपसीडा पढ़ रहे हैं हम, आगे और भी नाम आएंगे, आगे और भी जो ऑर्डर है हम उनको, जो क्लासेज है उनको पढ़ेंगे, तीन क्लास और पढ़ेंगे हम इसके बाद में। देखिएगा साइलोपसीडा हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, साइलोपसीडा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साइलोपसीडा को हम पढ़ रहे हैं, साइलोटॉप्सिडा को हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो साइलोपसीडा जो है, साइलोपसीडा को अगर हम देखें तो इसके अंदर जितने भी पौधे आते हैं वो है आधे पौधे। कैसे है, आधे यानी कि पुरातन, उस काल में पाए जाने वाले बहुत ही पुराने पौधे हैं। ठीक है, और कैसे होते थे, ये सहमनी होते थे, यानी कि अंदर वेस्कुलर बंडल होते थे, जाइलम और फ्लोएम इनके पास में प्रेजेंट था। और कैसे हैं, फोसिल्स है, फोसिल्स यानी कि जीवाश्मी है, जीवाश्मी हमें मिलते हैं, जीवित ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है अपुष्पीय पादप, जिनमें पुष्प नहीं बनते। तो ज्यादातर टेरिडोफाइट जो है कैसे है, अपुष्पीय ही, तो अपुष्पीय पादप थे। तो याद रखना है कि साइलोपसीडा के अंदर ऐसे पौधे आते हैं जो आते हैं, सवर्णी हैं, फोसिल्स हैं और क्रिप्टोगेम्स, ऐसे पौधे जो है साइलोपसीडा के अंदर रखे हुए। ठीक है, इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई थी पेलियोजोइक एरा के सिलुरियन और डेवोनियन काल में, सिलुरियन और डेवोनियन काल में, पेलियोजोइक एरा के सिलुरियन और डेवोनियन काल में इनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब हमें वर्तमान में केवल इनके क्या मिलते हैं, जीवाश्म ही मिलते हैं। और कौन कौन से जीवाश्म हमें अब तक प्राप्त हुए हैं, जैसे राइनिया हो गया, ये आप देख रहे हो, ये राइनिया का जो है जीवाश्म पौधा था, और ये कैसे उगता था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह का ये दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है साइलोफाइटोन। जो साइलोफाइटोन है आप मेरे पीछे देख सकते हो, उसको बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा है साइलोफाइटोन। तो ये जो साइलोफाइटोन है ये इस तरह का हुआ करता था। ठीक है, और ये एक तीसरा पौधा है अपना एस्टीरोजाइलोन। एस्टीरोजाइलोन जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जिस तरह का हमारा आज लाइकोपोडियम दिखाई देता है उस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह के पौधे उस जमाने में पाए जाते थे। तो मेन चीज क्या है, दो क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते थे, कैसे पौधे हैं, सवर्णी, फोसिस और क्रिप्टोगेम से। दूसरी बात, कब पैदा हुए थे, तो पेलियोजोइक एरा के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, पेलियोजोइक एरा को हम जुरासिक एरा भी बोलते हैं, इसी के अंदर जुरासिक काल भी आता है, जो कि काफी पुरातन काल है। तो इसमें ये जो पौधे हैं ये पैदा हुए थे, और डेवोनियन काल में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, सिलुरियन में उत्पत्ति हुई, डेवोनियन काल तक ये चलते रहे, फले फूले और बड़े होते गए, और काफी इनके जंगल यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, चलिए, अगर इस प्रकार के पौधों की हम बात करें तो इनको जब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें दिखाई दी कि इनके जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, इनमें स्पोरोफाइटिक जो प्लांट होता है जो बीजाणु का निर्माण करता है, वो जड़ रहित होता है, जड़ नहीं होती उसके अंदर। जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है उसमें जड़ नहीं होती। देखिएगा, हमने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले कौन आए थे, एल्गी। बिल्कुल हम आराम से आसानी से इन चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आए थे, एल्गी। एल्गी के बाद में कौन आए, ब्रायोफाइट। अब जो ब्रायोफाइट आए भैया, उन ब्रायोफाइट्स में भी जड़ थी क्या, नहीं थी ना, जड़ नहीं थे भी। इनमें भी क्या पाए जाते थे, हमें मूलाभास पाए जाते थे।
ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी है, थेलोइड स्ट्रक्चर। अब ये ब्रायोफाइट है, थोड़ा थोड़ा विकास किया होगा, अपना अपना डेवलपमेंट किया होगा, आगे बढ़े होंगे, इवोल्यूशन हुआ होगा इनमें। जब इनमें इवोल्यूशन हुआ तो ब्रायोफाइट किसके अंदर कन्वर्ट हुई, टेरिडोफाइट के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश की, यानी कि अब ये पेड़ बनना शुरू हो गए, क्योंकि पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई, देखो जब सारा जो सिस्टम है ना वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर और दूसरा वाटर के रिसोर्स के ऊपर। तो जैसे जैसे धरती जो है गर्म होती चली गई, एनवायरनमेंट बदलता गया, तो वाटर रिसोर्सेज भी कम होते चले गए। तो ये जो पौधे हैं इनको पानी कम मिल रहा है। पहले तो पानी में रहते थे, किसमें रहते थे, पानी में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पानी से निकल कर कहाँ आ गए, बाहर आ गए, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर आ गए। अब देखो जमीन के ऊपर तो आ गए, लेकिन कभी बरसात हुई कभी नहीं हुई। जनन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, कभी पानी नहीं बरसा तो जनन भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस वजह से इन्होंने अपने अंदर चेंजेस करना शुरू किया। तो पहले ब्रायोफाइट बने, ब्रायोफाइट ने फिर से चेंजेस करना शुरू किए, क्योंकि अभी टेरिस्ट्रियल हो गए थे। पहले तो नम आवासों में रहने लगे थे, अभी इनको टेरिस्ट्रियल बनता, क्योंकि पानी और बहुत कम हो गया, बरसात कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो अब इनको जमीन पर तो आ गए, धरती पर तो आ गए, ठीक है ना। अब एम्फीबिया तो बन गए, एम्फीबिया बन गए, लेकिन अब इनको क्या है, कंप्लीटली क्या बनना है, कंप्लीटली इनको बनना है टेरिस्टेरियल प्लांट। अब टेरिस्टेरियल प्लांट बनना है तो इसके लिए क्या होगा, इनमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस क्या करने पड़ते हैं देखिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपना तना तो बढ़ा लिया लेकिन जड़ नहीं बना पाए। तना बढ़ा लिया, तना तना ऊपर बढ़ा लिया थोड़ा सा, जैसे पहले थेलोइड हुआ करते थे, थेलस जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर तना उगाना शुरू कर दिया। तो ये नीचे का जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये नीचे का सेक्शन आप देख रहे हो, ये नीचे वाला जो भाग है इसका, ये नीचे वाला जो ग्रीन ग्रीन से ग्रीन के नीचे जो नीचे भाग बना हुआ है, ये आप समझ सकते हो एक थैलस ही था। ये कैसा था, थैलस जैसा ही था, जिसके अंदर छोटे छोटे से मूलाभास थे। मूले तो नहीं बनी थी, लेकिन मूलाभास जो है इसमें अभी भी वैसे के वैसे है। अब इन्होंने ऊपर की तरफ में, क्योंकि टेरिस्ट्रियल बनने तो नीचे जाने के बजाय इन्होंने ऊपर की तरफ वृद्धि करना स्टार्ट किया। ऊपर की तरफ वृद्धि करना स्टार्ट किया, बाद में नीचे की तरफ वृद्धि करेंगे। पहले ऊपर कर लेते हैं फिर बाद में नीचे करेंगे, ऐसा इन्होंने सिस्टम अपना तैयार किया। तो इन्होंने ऊपर की तरफ वृद्धि करना स्टार्ट किया, लेकिन इनके अंदर मूलाभास ही बने रहे। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा, किस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट किया अपना, इवोल्यूशन कैसे हुआ इनके अंदर। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में मूलाभास पाए जाते हैं और इनमें भी हमें मूलाभास पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रायोफाइट से थोड़े से सिमिलर होते हैं, ज्यादा सिमिलर नहीं होते, थोड़े से सिमिलर होते हैं। इनके अंदर जड़ के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइने के अंदर। इसका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है वो प्रकंद व वायवीय प्ररोह में विभाजित होता है। देखो ये जो राइजोम है इसका, ये क्या है, राइजोम। ये क्या है, राइजोम। ये राइजोम है, इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे मूलाभास यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रकंद इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रकंद है, इस प्रकंद पर छोटे छोटे से तने और शाखाएं यहाँ पर बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे छोटी छोटी सी बड़े छोटे छोटे से स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने शुरू हो गए, बाद में बहुत विशाल हो गए थे, विशाल काय हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप तो इसके अंदर ब्रांचिंग भी हमें दिखाई देती है। इसमें जो ये वायवीय अक्ष है, इसको आप बोल सकते हो वायवीय प्ररोह। इसको क्या बोल सकते हो आप, वायवीय प्ररोह, या इसको हम बोल सकते हैं स्टेम जैसी संरचना। स्टेम भी आप इसको बोल सकते हो, तना भी ये हो सकता है, तना भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम विद्यमान है। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट वही प्लांट है जिनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर ये सुविधा नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ी, इसको जाइलम फ्लोएम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ब्रायोफाइट थे वो तो थैलोइड थे, तो वो ऐसे पड़े रहते थे, उनके नीचे मूलाभास ऐसे उगते थे, तो उनका जो थैलस था ना वो छोटा था, तो पानी को पहुंचाने के लिए, जड़ों को पानी को पहुंचाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, अपने आप ही जो है ऑस्मोसिस के द्वारा थैलस के अंदर तक पानी पहुंच जाता। लेकिन अब पौधा हो गया बड़ा, बड़ा पौधा हो गया, तो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक वाटर को पहुंचाने के लिए किसी न किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो वो सिस्टम इन्होंने डेवलप, और वो डेवलप करते करते इन्होंने क्या डेवलप कर लिया, जाइलम को डेवलप कर लिया। अब भोजन जहां पर बन रहा है तो उसको मूल तक भी पहुंचा रहा है वापस, तो इसके लिए उन्होंने फ्लोएम का भी डेवलपमेंट किया। तो इसमें जो हमें जाइलम और फ्लोएम मिलता है वो आधे प्रकार का जाइलम फ्लोएम मिलता है, जो बहुत पुरातन काल में पैदा हुआ होगा या शुरुआत में पैदा हुआ था, जहां से टिश्यू सिस्टम बनना शुरू हुआ था। क्योंकि ब्रायोफाइट में हमें टिश्यू सिस्टम नहीं मिलता है। देखिएगा ब्रायोफाइट, एल्गी, इनके जीवाश्म हमें नहीं मिले अभी तक, कोई जीवाश्म हमें इनके नहीं मिले, कुछ एल्गी को छोड़कर। ठीक है ना, डायटम्स वगैरह को छोड़ दिया हम, जिनके ऊपर कठोर खोल पाया जाता था, उनके अलावा हमें किसी के भी जीवाश्म अभी तक नहीं मिले हैं। तो ब्रायोफाइट के जीवाश्म नहीं मिलने का यही कारण है कि उनके अंदर टिश्यू सिस्टम कन्वर्ट नहीं हुआ था।
हार्ड सेल उसके अंदर बनी नहीं थी, उनकी सेल जो थी वो कैसी थी, सॉफ्ट थी। तो थोड़े से प्रेशर में क्या हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। और उनकी हमें जो है दबाव दबाव की वजह से जो प्रिंट मिलती है चट्टानों के अंदर, वो प्रिंट हमें नहीं मिल पाई, जबकि टेरिडोफाइट की प्रिंट हमें मिले हैं। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में भी कोई स्पेसिफिक प्रकार के प्लांट रहे हों, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच में भी कुछ स्पेसिफिक प्रकार के प्लांट रहे हों, ठीक है, जिनका डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में हुआ हो, लेकिन वो भी आधी अधूरी संरचनाओं की वजह से हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि आधी संरचनाएं उनके अंदर ब्रायोफाइट की रही होंगी और आधी संरचनाएं जो है टेरिडोफाइट से मिलती जुलती रही होंगी। तो इनके बीच के जो प्लांट है वो भी हमें आज तक नहीं मिले, और जो मिले हैं वो संरचनाएं दोनों की दर्शा रहे हैं हमें। राइनिया जो है वो ब्रायोफाइट से भी सिमिलरिटी शो करता है और टेरिडोफाइट से भी सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है इसका, वो प्रकंद और वायवीय प्रभावों में क्या होता है, विभाजित होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब ये जो वायवीय अक्ष है, वायवीय अक्ष यहाँ पर द्विभाजी शाखित होता है, देखिए डायकोटोमस टाइप का होता है। प्रत्येक शाखा को आप देखोगे तो दो भागों में बटी हुई है, हर शाखा यहाँ पर दो भागों में इस तरीके से बटी हुई है। देखिएगा, ये अलग अलग शाखाएं हैं और ये दो भागों में यहाँ पर बटी हुई, तो द्विभाजी शाखित होता है, याद रखना। ठीक है, दो चीज याद रखनी है। पहली बात तो कि जड़ रहित होता है, इसकी जगह पर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रकंद और वायवीय प्ररोह। तीसरी बात, जो वायवीय प्ररोह होता है वो द्विभाजी शाखित होता है। इस पर जो पत्तियां हैं वो अनुपस्थित होती हैं, पत्तियां होती नहीं है। देखिए यहाँ पर अक्ष पर जो पत्तियां होती है पत्ती रहित होता है, या कैसा होता है, सल्कवत छोटी छोटी पत्तियां उपस्थित होती है। सल्क नुमा पत्तियां हो सकती है, वैसे तो पत्तियां होती नहीं, लेकिन अगर होगी तो बहुत ही सल्क नुमा होंगी, यानी कि सल्क इसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी इसकी होती है छोटी, देख रही है आप ऊपर की साइड में जो अ, दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, ये बीजाणुधानियां है। तो इसमें दो तरह से बीजाणुधानी, जिसको हमने बोला स्पोरेंजिया, ये बाकी का हम कर देते हैं क्लियर मामला। देखिएगा, ये बीजाणुधानी है इसकी, ये बीजाणुधानी है। ठीक है, ये भी बीजाणुधानी है जो कि पूरे के पूरे बंच में लगी हुई है, और ये बीजाणुधानी केवल अकेली बीजाणुधानी, सिंगल बीजाणुधानी है, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्ष होता है, अक्ष तो कैसा होता है, पत्ती रहित होता है, सल्कवत होता है। सल्कवत छोटी पत्तियां यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बीजाणुधानी होती है वो छोटी होती है, और फिर वायवीय शाखाओं के सिरे पर देखो, वायवीय शाखा का जो सिरा होता है उसके ऊपर एकल या समूह में लगी होती है, या तो सिंगल होगी या फिर क्या होगी, ग्रुप में होगी। अगर ग्रुप में पाई जाती है तो उसको कहा जाता है सिनेंजियम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 1 नंबर। क्या है, सिनेंजियम किसे कहते हैं, तो सिनेंजियम हम कहते हैं जब बीजाणुधानियां एक समूह में पाई जाती है। ठीक है, समूह में पाई जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिनेंजियम कहा जाता है। ठीक है, सिनेंजियम, स्पोरेंजियम की जगह सिनेंजियम। इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के स्पोरेंजिया जो है, जब ये स्पोरेंजिया एक साथ एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, सिनेंजियम कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो बीजाणुधानियां होती है ग्रुप में कलेक्ट होती है, सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सिनेंजियम। ठीक है, तो राइनिया में तो पाई जाती है सिंगल। और जोस्ट्रोफाइलम, ये जो पौधा है इसका नाम है जोस्ट्रोफाइलम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जोस्ट्रोफाइलम। ठीक है, और ये कौन सा है, ये है राइनिया, 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 ये है राइनिया और ये है जोस्ट्रोफाइलम। तो राइनिया के अंदर तो सिंगल बीजाणुधानी पाई जाती है, और जोस्ट्रोफाइलम के अंदर जो बीजाणुधानी होती है वो ग्रुप में पाई जाती है, और उसे कहा जाता है सिरेंजिया। ठीक है, अब इसको, इसके तने की अगर हम काट काट कर देखें तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखाई देती, देखो इसका जो केंद्रीय भाग होता है वो प्रोटोस्टील होता है। मतलब जो स्टील हम पढ़ेंगे आगे, पूरे स्टील के बारे में हम जानकारी लेंगे कि स्टील क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है इसका, वो किस प्रकार का होता है, उसको हम स्टील बोलते हैं। रंभ जिसे कहा जाता है, रंभ में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटो स्टील प्रकार का रंभ पाया जाता है, यानी कि ठोस प्रकार का रंभ होता है। ठोस प्रकार का रंभ ऐसा रंभ होता है जिसके अंदर जो जाइलम होता है वो बीच में स्थित होता है, और उसके अंदर कोई पित्त वगैरह स्थित नहीं होता, यानी कि वो पूरा का पूरा पैक होता है। पैक होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ठोस रंग बोलते हैं या प्रोटो स्टील बोलते हैं। प्रोटो स्टील का मतलब है कि आधे प्रकार का स्टील होता है, और यहाँ पर जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। जाइलम किसके द्वारा घिरा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो ये तो जाइलम है इसका, और इस जाइलम को किसने घेर रखा है, फ्लोएम ने घेर रखा है। तो ये प्रोटो स्टील है, इसमें कोई छेद नहीं है, कोई पित्त इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लीफ ट्रेस अनुपस्थित होते हैं। लीफ ट्रेस अनुपस्थित होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लीफ तो पाई नहीं जाती, केवल शल्क नुमा पत्तियां पाई जा सकती है जो कि बाहर से एपिडर्मी से निर्मित होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संवहन तंत्र से निर्मित लीफ नहीं होता,
जो कि लीफ ट्रेस को बनाए। जनरली पौधों में क्या होता है कि जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वहां से लीफ ट्रेस का निर्माण होता है और उस लीफ ट्रेस से ही जो है आगे ब्रांच निकलती है और वहां से ही आगे उसमें पत्तियां निकलती है। जबकि जो राइनिया जो प्लांट होता है या जो अपने सैलोपसीडा के जो प्लांट है उनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, क्योंकि इनके ऊपर लीफ भी नहीं होती। और जो इनके ऊपर लीफ होती है वो कहाँ से निकलती है, इनकी एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से इनकी लीफ बनती है ताकि ये जो है यहीं कहीं झड़ जाए और यहीं कहीं ये बनती रहे। ठीक है, समझ में बात, चलेगा आगे। तो जाइलम, इसमें लीफ ट्रेस क्या है, अनुपस्थित होते हैं। जाइलम की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जाइलम में क्या है, वेसल्स तथा जाइलम फाइबर अनुपस्थित होता है। इसमें जाइलम में वेसल्स नहीं होती, मैंने वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दो चीजें बोली मैंने आपको, तो वाहिकाएं अनुपस्थित होंगी ही होंगी। ठीक है, और साथ के साथ जाइलम फाइबर भी यहाँ पर अनुपस्थित होता है, बाद में डेवलप होगा। आगे के जो प्लांट पढ़ेंगे उनमें जाइलम फाइबर डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि पहले बहुत ही पुरातन सबसे पहले वाले प्लांट इनको माना जाता है। ठीक है, दूसरा फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है। तो टेरिडोफाइटा का लक्षण है ही सही कि इनके अंदर वेसल्स और कंपेनियन सेल दोनों क्या होंगी, यहाँ पर अनुपस्थित होंगी। सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर अनुपस्थित होती है। हमने देखा था कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता। आप इस पूरे डायग्राम को देखोगे तो बाहर की तरफ में तो क्या है जी, क्यूटिकल है, फिर उसके नीचे क्या है, एपिडर्मिस है, फिर उसके नीचे अगर आप और उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर एक आउटर कोर्टेक्स है और कुछ स्टोमेटा जो है यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आउटर कोर्टेक्स के अंदर आओगे तो फिर आएगा आपका इनर कोर्टेक्स। देखो ये जो लाइन है यहाँ से जहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ वहां से अंदर का पूरा भाग क्या है, इनर कोर्टेक्स है। एक जो लाइन बनी हुई है ऊपर वो आउटर कोर्टेक्स है और उसके ऊपर जो है एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर क्या लगी हुई है, क्यूटिकल लगी हुई है। ठीक है, अब ये जो अंदर का भाग है इनर कोर्टेक्स, इसमें एक वेस्कुलर बंडल है जो कि इस प्रकार है और बाकी का पूरा भाग क्या है, इनर कोर्टेक्स है। ये जो इनर कोर्टेक्स है इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे एयर स्पेस हमें दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान जो है यहाँ पर बने हुए हैं, ये खाली स्थान बने हुए हैं, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, खाली स्थान बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर बहुत सारे खाली स्थान बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान यहाँ पर बने हुए हैं ये भी इसको उत्प्लावकता देने का काम करते हैं। जब ये पानी के अंदर जब पानी की आवक हो जाती है तो इसके ऊपर आसानी से रह सकता है। मतलब पानी में ऐसा नहीं कि उखड़ जाएगा, या आराम से उसके ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, हालांकि जमीन के ऊपर पाया जाने वाला प्लांट है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार का जो इनर कोर्टेक्स है वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई कैम्बियम भी नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर उपस्थित होगी। अगर कैम्बियम उपस्थित होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर उपस्थित होती, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम नहीं होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर अनुपस्थित होगी। ठीक है, बीजांड की बात करें तो इसके जो बीजाणु होते हैं वो अंडाकार होते हैं, चपटे हो सकते हैं और सभी बीजाणु एक प्रकार के सम बीजाणु होते हैं। तो यानी कि राइनिया जो होता है वो सम बीजाणु पीढ़ी होती है इसकी। मतलब राइनिया में जितने भी आएंगे साइलोसिडा के अंदर वो सब कैसे होंगे, सम बीजाणु होंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बन गया कि जो साइलोपसीडा गण के अंदर, जो साइलोपसीडा क्लास के अंदर जो पौधे आते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, सम बीजाणु होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सम बीजाणु होते हैं। ध्यान से समझते जाएंगे एक एक बात को और याद भी हमें रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है क्योंकि प्रश्न हमारे एक एक नंबर के यहीं से पूछे जाते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव के पेपर होता है वो भी यहीं से होता है, इन्हीं चीजों से पूछा जाता है, यहीं से निकाल के लेके आते हैं। वो आपसे पूछेगा राइनिया होता है सम बीजाणु होता है कि विषम बीजाणु होता है या दोनों ही होता है, तो कैसा होता है, सम बीजाणु होता है। ठीक है, समान प्रकार के बीजाणु यहाँ पर बनेंगे। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें सब बीजाणु का इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही आधे प्रकार के। तो इन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया अपने अंदर, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने केवल तने की वृद्धि कराई है और कुछ ज्यादा खास बात इनकी नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें देखो पहले ये तो हो गई स्पोरोफाइट की बात। अब स्पोरोफाइट ने दे दिए बीजाणु। अब जो बीजाणु दिए ना वो बीजाणु, स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n है। ठीक है, और जो बीजाणु होंगे वो क्या होंगे, 1n होंगे, मतलब n होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर ये 1 सेंटीमीटर का पूरा तना जो है इसका दिया हुआ है। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का आकार का यहाँ पर पूरा का पूरा तना दिया हुआ है। ठीक है, ये मेच्योर स्पोरोफाइट है और ये एक 2n स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो भी आप व्हाइट कलर में देख रहे हो ये 2n स्ट्रक्चर है, ये भी 2n स्ट्रक्चर है। ये मेच्योर यंग स्पोरोफाइट है, ये मेच्योर स्पोरोफाइट है, 2n है। बाकी जितने भी काले काले से हम देख रहे हैं वो सब क्या है, n स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये n स्ट्रक्चर है, बाहर वाला 2n स्ट्रक्चर है, अंदर वाला n स्ट्रक्चर, ये भी n स्ट्रक्चर है, n स्ट्रक्चर है, n स्ट्रक्चर है, ये भी n स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये जो आर्किगोनियम है ये भी n है, लेकिन इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, अंदर की तरफ में 2n होगा। ये सामने पढ़ा चुका है ना। ठीक है,
चलेगा, देखिएगा ये भी एन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीजाणु है वो कैसे हैं, सब बीजाणु। अब इसका जो गेमेटोफाइट प्लांट होता है, ये गेमेटोफाइट है इसका, ये ठीक है, ये गेमेटोफाइट। ये जो गेमेटोफाइटिक प्लांट होगा इसके ऊपर वही दो तरह की बीजाणुधानियां बनेगी, एक नर बीजाणुधानी और एक मादा मादा युग्मकधानी, बीजाणुधानी नहीं युग्मकधानी, नर युग्मकधानी और मादा युग्मकधानी दोनों इसके ऊपर बनेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट, क्योंकि दो इसके ऊपर है, दो तरह का सेक्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, दोनों सेक्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आती है बातें, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो स्पोरोकार्प है यहाँ पर जो या स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं क्या, आपके बीजाणु। बीजाणु जो होंगे यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से एन प्रकार के बनेंगे स्पोर, ये स्पोर मेच्योर होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर एक थैलस स्ट्रक्चर बनाएंगे जो होगा आपका गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट होगा उसके ऊपर मेल और फीमेल प्रकार के ऑर्गन लगेंगे, जिसको हम बोलेंगे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनेंगे, जो एंथ्रीडिया होंगे वो परिपक्व होंगे और आर्किगोनियम के साथ में निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे किसका निर्माण होगा, पहले तो निर्माण होगा ओस्पोर का, इसको हम बोलेंगे आगे चलकर जाइगोट। ओस्पोर के बाद में हम उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, और जाइगोट से फिर किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और एम्ब्रियो से वापस आपका स्पोरोफाइट प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो गेमेटोफाइट प्लांट होता है वो होता है रंगहीन, कैसा होता है, कलरलेस होता है, बेलनाकार होता है, साकित होता है और मृतोपजीवी होता है, यानी कि खुद का भोजन नहीं बनाता है। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गेमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन राइनिया का जो प्लांट था वो ये था मृतोपजीवी, कैसा था, मृतोपजीवी, जिसको कहा जाता है सेप्रोफाइट, क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है, ध्यान रखना है, सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी था। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेता है, खुद बनाता नहीं है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेता है, क्योंकि ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इसके ऊपर हरा रंग नहीं पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी हमारा बन सकता है कि राइनिया का गेमेटोफाइट होता है मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी स्पोरोफाइट पर आश्रित, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बन जाता है। तो ये कैसा होता है भैया, मृतोपजीवी प्रकार का होता है। इसमें जो पूमणु होते हैं वो बहुसीलिएट होते हैं, मतलब इसके ऊपर जो पूमणु होंगे उनके अंदर जो सीलिया होंगे वो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका परिवर्तन में सस्पेंसर अनुपस्थित होता है। तो एम्ब्रियो, क्योंकि जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर एक सस्पेंसर होता है जो उसको पोषण देने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसमें सस्पेंसर नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी साइलोप्सिडा से रिलेटेड जो हमने पढ़ी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे क्लास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और इसको 2 से 3 बार आप देख लेना, याद हो जाएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है साइलोप्सिडा के कैरेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।